चले, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमारे पास क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चंस करके आए हो, कितने लोग बनाए हो पहले तो यही बताओ। ये क्वेश्चन हमने बोला था ना कि आगे ट्राई करना बनाना। अच्छा, इससे पहले वाला जो छोड़ा हुआ था वो बना लिए हो? हम मना किए थे बनाने से, हम क्या बोले थे कि नहीं बनाना, हम बना लिए थे ना। तब यहां से देखते हैं, ये क्वेश्चन बताना है या नहीं बताना? बताना है। देखो क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 600 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl फॉर 5 मिनट। हमारे पास 600 ml एक सॉल्यूशन है, उसमें कौन सा NaCl, उसमें 5 मिनट के लिए चार्ज हमारे पास क्या करे, 5 मिनट चार्ज चेंज, सॉरी 5 मिनट चेंज द pH। क्या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 600 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl फॉर 5 मिनट चेंज the pH of the solution to 12. The current in ampere used for the given electrolysis। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो NaCl इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे तो हमारे पास ये Na प्लस, सॉरी इसमें हमारे पास एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था, Cl माइनस, हमारे पास ये Cl माइनस क्लोरीन में चेंज हो रहा था, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा अगर हम कैथोड की अगर हम बात करेंगे तो कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड में हमारे पास क्या होता, वाटर रिड्यूस हो रहा था, वाटर रिड्यूस हो रहा था, हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके ये बना रहा था 2OH माइनस प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस। यही सेल रिएक्शन हो रहा था एनोड और कैथोड पे। अब यहां से देखो पूरा अगर रिएक्शंस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2Cl माइनस प्लस हमारे पास 2H2O ये बनाएगा हमारे पास Cl2 प्लस हमारे पास 2OH माइनस प्लस H2। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है, pH कितना चेंज हो रहा है, 12 से। अब और हमारे पास और क्या दे दिया हुआ है कि हमसे पूछा हुआ है कि करंट हमारे पास बताना है, यही ना, द करंट इन एम्पियर यूज इन गिवन इलेक्ट्रोलिसिस। टाइम दे दिया हुआ है और हमारे पास अब देखो pH अगर हमारे पास चेंज हुआ होगा तो pH पहले कुछ हुआ होगा, pH हमारे पास कुछ हुआ होगा, इनिशियली कुछ हुआ होगा ना। चेंज कितने का आया है, चेंज इन द pH ऑफ सॉल्यूशन 12। अगर 12 हुआ होगा तो हमारे पास जो चेंज हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, कोई डायरेक्ट बता सकता है? 10 टू पावर माइनस, माइनस कितना, -2। pH जो हमारे पास है तो वो H प्लस का कंसंट्रेशन बताएगा ना। अगर OH का निकालना है तो हमारे पास क्या होगा कि pH में 14 में हमारे पास pH का वैल्यू घटा देंगे तो POH निकल जाएगा। POH निकलेगा, कितना निकलेगा, 2, 14। अगर टोटल pH जो होगा वो 14 तक जाएगा। तो अगर हमारे पास ये पढ़े हो ना, pH प्लस हमारे पास POH इज इक्वल्स टू 14। अब हमारे पास जब बात करेंगे कि POH बराबर, तो हमारे पास 14 माइनस क्या आ जाएगा pH, ये 14, ये कितना दिया हुआ 12, तो ये कितना आ गया 2। अगर 2 आ गया तो OH माइनस का क्या आ गया, 10 टू पावर -2। हम ऐसा बोल सकते हैं 10 टू पावर -2 इतना हमारे पास क्या फॉर्म हुआ होगा, एक्स्ट्रा OH हुआ होगा। तभी तो हमारे पास pH कितना हो रहा है, 12 से चेंज हो रहा होगा। जितना पहले होगा उससे हमारे पास क्या हुआ, OH का कंसंट्रेशन कितना फॉर्म हुआ होगा, 10 टू पावर -2। अगर इतना हमारे पास फॉर्म करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या निकालना था, और क्या करंट कितना हम पास करेंगे, तो यहां से इसका इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं। अच्छा, यहां से ये क्या पता चला हमारे पास, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी तो हमें वेट से पता कर सकते हैं ना, फॉर्मूला तो वेट का पढ़े थे। अब देखो क्या मोलैरिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलैरिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दे देगा, उसका मोल्स दे देगा। अगर हमारे पास जो मोल निकला उस मोल को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, वेट पता चल जाएगा।
अब अगर वेट पता चल जाएगा, तो अगर वेट पता चल गया, हमारे पास 5 मिनट तक करंट पास कर रहे हैं, तो चार्ज नहीं पता कर सकते? कर सकते हो ना? ये टाइम हमारे पास इनटू क्या करोगे? टाइम इनटू हमारे पास क्या करोगे? वो टाइम और एम्पियर को मल्टीप्लाई करो, करंट ही तो देगा। ये 5 मिनट हमारे पास कितना दिया था? 5 मिनट था। 5 मिनट को पहले तो सेकंड में चेंज करोगे। 1 सेकंड और 1 एम्पियर को मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास 1 कूलम देता था। वहां पे आपको यूज करना है, कितना हमारे पास आ जाएगा। क्या यहां से पता नहीं कर सकते हो कि कितना चार्ज चाहिए? अब वो चार्ज के बराबर क्या कर दोगे? टाइम इनटू एम्पियर। बन गया? बनाना, अगर ना बनेगा तब फिर पूछना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बना था या नहीं बना था? हा? अरे बताएं या ना बताएं? पहला ये बोलो बताएं या ना बताएं, बस इतना बोलो। अगर बताना ठीक, नहीं बताना तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, हिंट्स दे देते हैं, जो नहीं बनाया बना लेना। देखो यहां से क्या दिया हुआ, अ सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 30 मिनट यूजिंग करंट 2 एम्पियर। हमारे पास टाइम भी दे दिया हुआ है और हमारे पास क्या दे दिया हुआ है? ये टाइम दे दिया हुआ हमारे पास, ये हमारे पास करंट का वैल्यू दे दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड एट हमारे पास कैथोड, कि कितना हमारे पास अमाउंट डिपॉजिट होगा। ये तो बहुत आसान हो गया रे। ये हमारे पास W निकालना है। W बराबर क्या आ जाएगा? E बाय हमारे पास 96,500 इंटू हमारे पास I इंटू टी। क्या I का वैल्यू दिया हुआ, T का वैल्यू दिया हुआ। इक्विवेलेंट वेट तो तुम निकालना जानते हो, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। हमारे पास क्या डिपॉजिट करना है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम यहां जो लिखोगे AlCl3 होगा। इस पे कितना है? 3 प्लस, तो 27 बटा हमारे पास 3, 9 बटा 96,500। बस सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये 9 डिवाइड बाय 96,500। यहां पे करंट दे दिया हुआ है हमारे पास 2 एम्पियर। मिनट में दिया हुआ है, सेकंड में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। चलिए, द मास ऑफ सिल्वर displaced by the quantity of electricity which displace। यहां से हमने बोला हुआ, ये शायद हिंट्स भी दिए थे लास्ट क्लास में। देखो क्वेश्चंस क्या बोला हुआ है, सब कुछ ठीक दरअसल। एसी ऑफ करना है ऑन करना है? करवाना नहीं है, करो, समझा ना? चलो यहां से देखो, हमारे पास क्या बोला हुआ है कि हमारे पास सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा। अगर वही उसी इलेक्ट्रोड्स में क्या हो रहा होगा, अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो हो रहा होगा वो इतना ml हमारे पास क्या हुआ होगा, फॉर्म हो रहा होगा। क्लियर? अगर हमारे पास उसी इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास इतना ml ऑक्सीजन अगर फॉर्म हुआ, तो आपको बताना है कि सिल्वर हमारे पास कितना डिपॉजिट होगा। तो ये कुछ नहीं है कि सेम इलेक्ट्रोलिसिस, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जितना करंट हमारे पास इतना ml ऑक्सीजन फॉर्म करने के लिए लगता है, जितना हमारे पास इतना ml ऑक्सीजन फॉर्म करने के लिए लगता है, उतना ही हमारे पास अगर करंट पास करेंगे तो कितना सिल्वर हमारे पास डिपॉजिट होगा। कुछ नहीं है, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो इसमें हमने क्या बताया, अगर हम सेम चार्ज पास करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जितना वेट जो डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। वहां पे फॉर्मूला निकाले थे, W1 बाय E1 इज इक्वल्स टू W2 बाय, क्या हो गया? मसाज पार्लर खोल दे तुम्हारे लिए हैं? जब आए हो तो इतना जान रखो कि बैठो। चलो यहां से देखो, बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो हमारे पास जो फॉर्मूला पढ़े थे W1 बाय E1 इज इक्वल्स टू, आप पढ़े थे W2 बाय, क्या ये पढ़े थे? अगर आप ये जो पढ़े हो तो यहां पे आपको वेट चाहिए और इक्विवेलेंट वेट चाहिए। वेट की जगह पे आपको तो ml दे दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है किस पे दिया हुआ है?
तो अगर एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है तो वेट निकालना कुछ नहीं सिखाए थे, मोल कॉन्सेप्ट 11th क्लास। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे मोल्स? इनटू डिवाइड बाय क्या, ml लीटर, लीटर, तो उसको ml में चेंज करेंगे, ml है ऊपर, तो ये आ जाएगा 22,400। अब हमारे पास यहाँ पे अगर मोल पता चल जाएगा तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करोगे? मॉलिक्यूलर मास से, तो ये हमारे पास वेट दे देगा, वेट दे देगा। अब हमारे पास ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। याद करो कि इक्विवेलेंट का डिफिनेशन हमने क्या लिखवाया था कि मास रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखवाए थे। अगर आप ये भूल गए हो तो इसमें हमारे पास जब हमारे पास वाटर से अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो वाटर से हमारे पास क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमारे पास H प्लस प्लस हमारे पास क्या बनेगा? हाफ O2 बनेगा, और यहां से हमारे पास क्या निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां से आपको हमने रेडॉक्स भी पढ़ाया, रेडॉक्स में आपको वैलेंसी फैक्टर निकालने सिखाया था। देखो यहां से इस पे चार्ज कितना है? -2, और इस पे चार्ज कितना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितने से चेंज हो रहा है? 2। हमारे पास ऑक्सीजन का वेट 16/2। क्या बात समझ में आया क्या? इसीलिए वहां पे लिखे थे 8 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो जनरली चेंज होता है -2 से 0 में चेंज होगा। अगर 0 में चेंज होगा तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 8। क्लियर? तो यहां से देखना हमारे पास वेट कैसे निकाल रहे थे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5600 दिया हुआ। अगर वेट से निकालना है क्या, सॉरी, अच्छा इधर एजी लिखे हुए थे। हमारे पास अगर ऑक्सीजन का वेट निकालना है तो हमारे पास 5600 को डिवाइड कर देंगे 2400 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। ये सॉरी, हाँ, 22,400। और ये हमारे पास क्या लिया? मोल्स निकालिए, मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किए, वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा ऑक्सीजन का? 8। दूसरा देखो, ये वेट ऑफ सिल्वर पता करना है, डिवाइड बाय सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि Ag प्लस होगा, वो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो Ag प्लस मतलब 108 है, 108 को 1 से डिवाइड करो, क्या होगा? यहां से देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ये हमारे पास 4 टाइम्स में 4 8, तो W1 बराबर, क्या बात समझ में आया? ये बना के लेके आते तो बहुत बोलने में, जब बोलते हैं तो अच्छा लगता, जब बना लिए हैं तो 108 होता। ये बड़ा आसान का चीज है। ये क्वेश्चन बना था, हिंट्स दे रहे हैं, अब बनाना। कितने लोग बनाए थे? तू बनाया था? हाँ, तो फिर सर का हिला रहा है। क्या दिया हुआ है? मेटल सरफेस दिया हुआ है। मेटल सरफेस मतलब एरिया दे दिया हुआ हमारे पास, एरिया दे दिया हुआ हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसका थिकनेस हमारे पास दे दिया हुआ है, एक थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ 0.01 mm दे दिया हुआ है। हमारे पास करंट का वैल्यू दे दिया हुआ है 2 एम्पियर, कंपाउंड्स दे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू पूछा था, टाइम पूछा हुआ है, टाइम इज इक्वल्स टू x सेकेंड। x का आपको वैल्यू बताना है। देखो क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, एक मेटल सरफेस है जिसका एरिया कितना दिया हुआ? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर निकेल का कोटिंग कर रहे हैं। कितना कोटिंग का लेयर हमारे पास, उसका थिकनेस कितना चाहिए? 0.001 मिलीमीटर। दूसरा, अब इसके बाद हम इसके लिए क्या कर रहे थे कि 2 एम्पियर हम क्या कर रहे हैं? करंट पास कर रहे हैं। तो हम कितने देर तक पास करेंगे कि हमारे पास जो डिजायर कोटिंग था, जो इतना थिकनेस लाना चाह रहे थे 0.01 mm के लिए, तो कितने देर तक हम ये करंट पास करेंगे? तो क्या बात समझ में आया?
क्वेश्चन समझ में आया कि एक हमारे पास मेटल का स्ट्रिप है जिसका एरिया दे दिया हुआ है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा उस पे कितना थिकनेस हम करना चाह रहे हैं 0.01 mm। अगर उतना थिकनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम करंट भी बता दिए कि 2 एम्पियर पास करेंगे, तो वो कितने देर तक पास करेंगे कि इतना एरिया पे इतना थिकनेस हमारे पास डिपॉजिट होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर? अब अगर हमारे पास यहां से दो चीज दिया हुआ और एक और दे दिया हुआ आपके पास मोलर मास दे दिया हुआ और डेंसिटी दिया हुआ है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन किए थे क्या पहले? हम नहीं किए थे। अच्छा चलो नहीं किए थे तो यहां से समझना। हाँ हिंट ही दे रहे हैं, बना थोड़ी रहे हैं। ये समझना, जैसे पीछे वाला हमारे पास मान के चलो कि एक सीट होगा जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, और इसका जो थिकनेस दे दिया हुआ मान के चलो ये थिकनेस जो है वो हमारे पास कितना है 0.01 mm। इसका हमारे पास जो एरिया आएगा, ये एरिया हमारे पास दे दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहां से पहले यहां से पता कर सकते हैं कि कितना मास डिपॉजिट हुआ है। तो अगर मास पता कर लेंगे तो यहां से मास बराबर क्या लिखोगे, हमारे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहां से अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास थिकनेस, थिकनेस इनटू एरिया। बस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे मिलीमीटर में और यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो चेंज किस में करेंगे ये बताएगा डेंसिटी। तो हमारे पास ml में लिखा हो मतलब वो सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ये मिलीमीटर को कर सकते हो। एक और पॉइंट बढ़ जाता, ये 0.0001 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर मतलब लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा तो यहां से मास निकल जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दोगे W इज इक्वल्स टू E बाय 96,500 I इंटू टी। जो वहां से वेट आएगा यहां पे पुट करोगे, आई का वैल्यू दिया और टी ही निकालना है। इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। यहां से देखो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास निकेल का लेयर चढ़ाना, निकेल सल्फेट का पूरा मत ले लेना। तो निकेल का जो वजन दे दिया हुआ वो 60 दिया हुआ। निकेल पे चार्ज कितना है 2+, तो 60 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, तो यहां पे पुट करना 30,96,500 इंटू आई कितना दे दिया हुआ था 2, टाइम निकालना है। वहां से जो मास पुट करोगे यहां पे लिखना आ जाएगा। चलो अब देखो हमें पढ़ना है कॉमर्शियल सेल। कॉमर्शियल सेल कहने का मतलब क्या है हमारे पास, कॉमर्शियल सेल जैसे अगर आप बात करोगे जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, उन सेल उन बैटरी के बारे में हमें पढ़ना है अब। क्लियर? तो उसमें हमें जो पढ़ना होगा वो आप जो एक पेल्सिन वाला बैटरी जो देखते हो या फिर टॉर्च वाला बैटरी जो देखते हो, पहले देखते थे एवरेडी वाला बैटरी जो बड़ा सा एक टॉर्च होता था एल्युमिनियम लेबल वाला, तो उसके टॉर्च के बारे। दूसरा आपने खिलौना तो देखा होगा, खिलौना में एक टैबलेट वाला जो बैटरी आता था वो देखेंगे। तीसरा आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरी है, हाँ बड़का गो है वही बड़का गो देखेंगे। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमने हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां निकाली थी, वही पढ़ेंगे। उसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला, तो उसको पढ़ेंगे फ्यूल सेल। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास है कोरोजन, जंग लगना। तो बस इतना पढ़ेंगे और चैप्टर हमारे पास खत्म। क्या बात समझा? क्या चीज? रेंसिडिटी। चलो अब यहां से जो है वो थोड़ा सा याद रखने वाला चीज है। जो चीज इंपॉर्टेंट होगा वो आपको मैं बता दूंगा, मगर मोस्टली चीज जो होगा यहां से आपको याद रखना है।
क्या? फराडे तो कल ही पढ़ाए थे रे बाबू। तो आज पढ़ाए हैं फराडे? चलो, चलो कॉमर्शियल सेल या कॉमर्शियल बैटरी हम लोग देखेंगे। यहां से हमारे पास दो टाइप का होगा। एक हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्राइमरी बैटरी होगा और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी हमारे पास प्राइमरी बैटरी और दूसरा हमारे पास जो होगा वो सेकेंडरी। प्राइमरी हमारे पास क्या होता है, नॉन रिचार्जेबल होगा। जैसे आपके घड़ी का बैटरी का अगर जब खत्म हो जाता है या टॉर्च में बैटरी खत्म हो जाता है तो उसको चेंज ही करना पड़ता है, उसको रिचार्ज। अब तो रिचार्जेबल भी आता है, जैसे हमारे मैक का बैटरी, इसमें जो बैटरी लगता है वो रिचार्जेबल है। कौन सा मॉडल? ठीक है, ठीक। हमारे पास प्राइमरी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉन चार्जेबल। और ये हमारे पास क्या होगा, चार्जेबल। इसको चार्ज कर सकते हैं, इसको दूसरा हमारे पास चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 सेल पन्ना और उसमें भी हमारे पास 2 सेल पन्ना है। उसमें हमारे पास जो आएगा, एक आएगा ड्राई सेल और दूसरा मरकरी बैटरी, या मरकरी सेल लिखो, बैटरी और सेल दोनों एक ही चीज है। दूसरा हमारे पास जो सेकेंडरी जो रिचार्जेबल है या चार्जेबल जो है वो हमारे पास दूसरे, उसमें लेड स्टोरेज बैटरी जो घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, और दूसरा जो पढ़ेंगे वो फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में भी एक ही हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इसमें हमारे पास, अच्छा, चार्जेबल और रिचार्जेबल। चार्जेबल मतलब पैसा वाला हो जाता है, अरे भाई, चार्ज मतलब पैसा हो गया, रिचार्जेबल, रिचार्जेबल। हाँ बोलो। कौन सा बैटरी? जो बाइक में, कार में जो लगा रहता है छोटा सा, वो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, वो जनरली लेड स्टोरेज बैटरी ही रहता है। नॉट रिचार्जेबल, रिचार्जेबल। चलो देखो, यहां पे हमारे पास जो पहला है वो पन्ना ड्राई सेल, ड्राई सेल, और इसको एक और नाम से जाना जाता है लेक्लांचे। लिक्लांचे सेल। दूसरा जो हमें पन्ना है वो हमारे पास है मरकरी, मरकरी सेल। इसमें हमारे पास 2 पन्ना है। एक हमारे पास जो होगा वो लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज सेल, जो आप घर में इन्वर्टर जो देखते हो वही है। और दूसरा हमारे पास है फ्यूल सेल, नाम है लेक्लांचे, LECLANCHE। चलो, हो गया। तो इसमें सबसे पहला हम लोग बात करेंगे ड्राई सेल का, उसके बाद फिर देखेंगे मरकरी सेल, फिर लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जो पॉइंट बताएंगे वो याद रखना। बढ़े? अरे लिखी नहीं अभी तक।
क्या करते रहते रहे। मरकरी को ट्यूबलाइट बोलते हैं। पता नहीं, अब तुम्हारे गांव में, तुम्हारा गांव अलग है, हमारा गांव अलग है। तुम्हारे गांव में अगर गधे को खच्चर बोलते हो, नहीं उल्टा बोल दिया ना, घोड़े को खच्चर बोलते हैं कुछ। अरे कुछ दूसरा बोलना था, कुछ दूसरा मुंह से निकल गया। हाँ अभी अभी अब आ गया, अब याद आया। हाँ, मरकरी, मरकरी लाइट। हाँ याद आया, हम भी थोड़ा सा टाइम हो गया ना, और वो जमाना थोड़ा सा चल गया। वो आता था पहले ट्यूबलाइट वाला, अब आता है सब कुछ एलईडी। याद आ गया बालक, हो गया अब। हाँ चलो नेक्स्ट अब हमारे पास है, सबसे पहला हम बात करेंगे ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल, कोई घड़ी वाला जो घड़ी जो सॉरी टॉर्च में जो बैटरी लगता है, अगर उसको निकालोगे तो दिखेगा तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोड दिखेगा और बाकी सारा पेज दिखेगा। तो क्या क्या होता है इसमें, ड्राई सेल में हमारे पास जो एनोड होगा, एनोड होता है वो जिंक का बना होता है। दूसरा इस केस में हमारे पास जो कैथोड होगा वो हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड्स और ग्रेफाइट का लेयर होता है। हमारे पास ग्रेफाइट प्लस हमारे पास MnO2 का पेस्ट होगा। याद करो कि बैटरी वाला जो निकालते थे काला काला निकलता था, जो काला काला हो गया वो क्या हो गया हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के चारों तरफ एक पेस्ट लगा हुआ रहता, वो तुम्हारे पास हो गया MnO2। और हमारे पास जो एनोड बना होता है वो उसका जिंक का बना होगा। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास होता है अमोनियम क्लोराइड और हमारे पास ZnCl2। दूसरा इस केस में हमारे पास जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज आता है वो 1.25 2 से लेकर 1.50 वोल्ट तक रहेगा। ये वोल्टेज इसका वैरी करेगा। अगर देखे होगे घड़ी में जो बैटरी जो लगा होता है, अगर जैसे जैसे डिस्चार्ज होता है वो घड़ी का सुई धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तो अगर वोल्टेज अगर कांस्टेंट देता तो हम हमारे पास एक ही स्पीड से घूमता, मगर उसमें क्या होता है वोल्टेज जैसे जैसे हमारे पास डिस्चार्ज होते जाएगा वो उसका मूवमेंट भी क्या हो जाता है। तो ये क्या होगा कि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई नहीं करता, वो समझेंगे क्यों नहीं करता। और इस केस में हमारे पास जो रिएक्शंस होगा, इस केस में जो रिएक्शंस होगा वो देखना, रिएक्शंस हमारे पास एक तो एनोड पे होगा और एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक है और हमारे पास MnO2 है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा। जिंक अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये Zn+2 सॉरी हमारे पास जिंक अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये Zn हमारे पास ये चेंज होगा Zn+2 में और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इवॉल्व होगा। दूसरा कैथोड में हमारे पास रिडक्शन होगा और कैथोड में देखो क्या लिखा हुआ है MnO2। ये जो ग्रेफाइट है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसका बस कोई काम नहीं है। मैग्नीज MnO2 क्या है एक पेस्ट है, तो पेस्ट हमारे पास इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, तो हमें सॉलिड मटेरियल चाहिए तो ग्रेफाइट यूज करते हैं। तो इसीलिए जब वो इलेक्ट्रोड्स को रगड़ते हैं ना तो कालिक बनता है, वो जस्ट लाइक ब्लैक चॉक जैसा काम करेगा, बस वो थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये MnO2 प्लस हमारे पास अमोनिया प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये हमारे पास फॉर्म करेगा MnOH प्लस हमारे पास NH3। ये रिएक्शंस होगा। देखो हमारे पास ओवरऑल सेल में नेट जो रिएक्शंस होना चाहिए, सॉरी नेट जो इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0। एक में 2 का चेंज और एक में 1 का चेंज, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब यहां से देखो, यहां से अगर रिएक्शंस अगर ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास Zn, हमारे पास MnO2 प्लस हमारे पास NH4 प्लस ये चेंज होगा हमारे पास Zn+2 में
प्लस हमारे पास MnO OH प्लस हमारे पास ये 2 टाइम्स आ जाएगा और 2 टाइम्स हमारे पास NH3, यहाँ पे भी हमारे पास 2, यहाँ पे भी 2। अब देखो हमने बोला कि करंट हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट सप्लाई नहीं होगा। रीजन समझना कि करंट हमारे पास कांस्टेंट क्यों नहीं सप्लाई होता। ये कंसंट्रेशन जो हमारे पास अमोनिया आयन का है और यहाँ हमारे पास Zn2 प्लस का है, टाइम के साथ Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अमोनिया का कंसंट्रेशन घटेगा। अगर टाइम के साथ कंसंट्रेशन अगर घट रहा है और बढ़ रहा है तो उसका वोल्टेज पे भी तो इंपैक्ट पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस चेंजेस, दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड वेरिएबल पोटेंशियल। अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता तो जो नास्ट इक्वेशन लिखते थे E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग कि Q। अब वो Q क्या था, रिलेटिव हमारे पास कंसंट्रेशन का रेशियो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो वो Q क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये टाइम के साथ चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो वोल्टेज भी हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। क्या बात समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, अब यहां से दूसरी बात समझना, हमारे पास यहाँ पे ZnCl2 यूज किए हैं। अब यहाँ पे रिएक्शंस में हमारे पास कहीं पे भी हमारे पास ZnCl2 का यूज नहीं किया। अब समझना, कभी सुने होंगे कि बैटरी जो बना हुआ रहता है बोलता है कि फायर में कभी मत फेंकना। जो सेल वाला बैटरी होता है उसको फायर में नहीं फेंकने को बुलाता है। उसका रीजन ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट क्यों होता है, देखो इस केस में हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या बना, सो या प्रोडक्ट क्या बना, अमोनिया। अमोनिया रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड गैस हो या सॉलिड, गैस है। तो अमोनिया क्या है, हमारे पास गैस है। टॉयलेट जाते हो, बदबू देता है, वो बदबू क्या है, अमोनिया का स्मेल है। तो जब आप हीट करते हो ना तो उसमें जो रिएक्शंस होता है वो रैपिड होने लगता है। ये जो रिएक्शंस है वो रैपिडली प्रोसीड करेगा, तो अमोनिया का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा बनेगा। और बहुत ज्यादा बनेगा तो जो उसका केस है, एक टाइम तक उसका अमोनिया का प्रेशर होल्ड करके रखेगा। जैसे एक टाइम होगा जब उसका प्रेशर जो होल्ड करने का बंद करेगा तो वो क्या होगा, सडनली फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या बात समझ, पहले सुनो नहीं, यहां पे हमारे पास बात समझ में आया कि इस केस में अमोनिया का अमाउंट बढ़ जाता है और वो केस जो है, बैटरी का जो केस है वो एक प्रेशर तक ही झेल पाएगा। अब उसका जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो ब्लास्ट हो जाता है। दूसरा, अब इसी ब्लास्ट को रोकने के लिए, इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए ZnCl2 यूज किया जाता है। ZnCl2 और अमोनिया क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो गैस तो बनने नहीं दिया। ये जो ZnCl है उसी चीज को, ब्लास्टिंग को रोकने के लिए ZnCl2 और अमोनिया रिएक्ट करेगा। पहले के बैटरी में ये सिर्फ हमारे पास अमोनियम क्लोराइड होता था, जिंक क्लोराइड यूज नहीं करते थे। उसी ब्लास्टिंग को रोकने के लिए ZnCl2 यूज करते हैं। और ZnCl2 और अमोनिया गैस क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा, कॉम्प्लेक्स पता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पढ़े नहीं हो, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जब किसी मॉलिक्यूल्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए तो उसी को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और उसी का दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। मगर जब जिस मॉलिक्यूल्स में सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एग्जिस्ट करे, या मेटल और हमारे पास जो उससे जुड़ रहा है उसके बीच सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, तो उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जब जिंक क्लोराइड और अमोनिया क्या बना लेगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना लेगा। और उससे क्या हो जाता है, अमोनिया का लीकिंग प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रिवेंट करेंगे तो ब्लास्ट से बच जाएगा। क्लियर इतनी बात है, पहले इतना लिखो। क्या चे, जोर से बोलना। अरे कोई कैसे नहीं फटेगा, अरे तुम ये जो गर्म करोगे ना, अभी भी उसमें लिखा रहता है कि हीटिंग में मत करो। क्यों, अरे इसका तो एक रेट से ही जब गब करोगे तो अमोनिया ज्यादा फनिक जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी, इसके साथ कैप्चर या जो रिएक्शंस का रेट है ना वो कम होगा, तो फट ही जाएगा। मगर वो जो पहले जितना जोर से वो आवाज करता था या जितना ज्यादा घातक था, अब थोड़ा सा कम होगा। मगर तो प्रॉब्लम थोड़ा नहीं है, वो फट जला देख लेना।
लिथियम आयन का बेटा, हाँ हाँ, लिथियम हाईली रिएक्टिव है या हमारे प्लेन सरफेस पे नहीं रखने के लिए? जनरली हमारे पास वो सीधा सिंपली बोल रहा है फ्रिक्शन ना हो तो उसका लेयर कमजोर नहीं होगा। लिथियम हाईली रिएक्टिव है तो जैसे दिखेगा ना उसको ऑक्सीजन या मॉइस्चर आग पकड़ लेगा। सुने हो ना कि जो पहले में आदमी ए चलो लिखो रे, लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अच्छा हम ही लिख देते हैं ना। पहला हमारे पास ड्राई सेल कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करता, क्यों? क्यों? आयन का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होगा। इट डोंट प्रोवाइड constant voltage, it don't provide constant voltage throughout its life, throughout its life, because concentration of ion is continuously changes। पहला। दूसरा हमारे पास क्या बता रहे थे? हमारे पास एक्सप्लोजन के लिए बचने के लिए हमारे पास क्या ऐड करते हैं? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड हमारे पास अमोनिया के साथ क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स, और उस वजह से लीकिंग बच जाता है। दूसरा हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक, हाँ, हमारे पास दूसरा पॉइंट टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ अमोनिया वी यूज जिंक क्लोराइड यूज करते हैं। और यहां पे क्या होगा? जिंक क्लोराइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शंस करेगा तो ये हमारे पास बनाता है कॉम्प्लेक्स Zn NH3 का हॉल 2, और इस पे लग जाएगा 2Cl, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दूसरा, अगर आप देखोगे आपने नया बैटरी खरीद के लाया, 1 महीने के बाद अगर या 2 महीने 3 महीने के बाद अगर यूज करोगे तो वो बैटरी फिर काम का नहीं होता। रीजन समझना, हमारे पास क्या है कि ये जो मीडियम होता है वो एक्चुअली में हमारे पास है एसिडिक। मीडियम जो हमारे पास है वो देखो, अमोनियम क्लोराइड कैसा है? एसिडिक है। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, और जिंक जो होता है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे रस्ट करना शुरू कर जाता है। रस्ट या कोरोजन बोलेंगे। क्या होता है कोरोजन? आगे भी बात करेंगे, मतलब काइंड ऑफ रस्टिंग ही है। तो धीरे धीरे जिंक का लेयर क्या होता है? खत्म होते जाता है एसिडिक मीडियम की वजह से। तो अगर हम यूज ना भी करेंगे तो ये बैटरी कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा? इसीलिए आप जो बैटरी खरीदते हो उसमें एक्सपायरी डेट भी मेंशन होता है, बेवड़ी, जाकर देखना। पहले लिख लो ये बात।
ड्राई सेल have life या have expiry date because acidic medium हमारे पास एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करेगा अमोनियम क्लोराइड which continuously react with zinc electrode. नेक्स्ट हमारे पास ये ड्राई सेल या लैंग्राचे सेल हमारे पास कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट अब हमारे पास है मरकरी सेल। मरकरी सेल कुछ नहीं है, जो गाड़ी में जो खिलौने में जो बैटरी जैसा टैबलेट, छोटा सा बैटरी जैसा, जो बैटरी बोल रहे हैं टैबलेट जैसा, जो गोली जैसा दिखता है व्हाइट कलर का, वही है आपका मरकरी बैटरी। मरकरी बैटरी, हाँ पहले लिखने दे, उसके बाद तुम्हारा डॉट जरूर लेंगे, पहले लिख लो ताकि कुछ पॉइंट्स तो रहे तो आगे बढ़ें। हमारे पास यहां पे हमारे पास जो एनोड होगा, एनोड जो होता है वो जिंक अमलगम का बना होता है। दूसरा हमारे पास जो कैथोड होगा, कैथोड होता है वो ग्रेफाइट प्लस HgO का, मर्क्यूरस ऑक्साइड का। और हमारे पास इस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इस केस में जो वोल्टेज निकलेगा, वोल्टेज जो निकलता है 1.35 वोल्ट होगा, ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। इस केस में हमारे पास अगर डिस्चार्ज होगा तो वो तुरंत बंद हो जाएगा, ये नहीं कि वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देगा। अगर वोल्टेज देगा तो 1.35 वोल्ट देगा, अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये वोल्टेज नहीं देगा, इससे घटेगा नहीं, मतलब ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। और इसीलिए खिलौने में जनरली यूज किया जाता है, क्योंकि खिलौने में सर्किट होता है, तो कम वोल्टेज या ज्यादा वोल्टेज जाने से सर्किट जल्दी खराब हो सकता है। अगर वो कांस्टेंट सप्लाई करेगा तो ज्यादा अच्छे से वो फंक्शन करेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास यहां पे हमारे पास एनोड और कैथोड में रिएक्शंस होगा, एनोड और हमारे पास कैथोड। एनोड में देखना हमारे पास जो रिएक्शंस होगा वो हमारे पास जिंक जो होता है Zn, ये हमारे पास सॉलिड प्लस 2OH माइनस, ये चेंज होगा हमारे पास ZnO प्लस हमारे पास वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो HgO
प्लस हमारे पास H2O, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा हमारे पास Hg प्लस हमारे पास 2OH माइनस। अगर दोनों रिएक्शंस में दो दो इलेक्ट्रॉन्स का चेंजेस आ रहा है तो सिंपली अगर ऐड कर देंगे हमारे पास यही सेल रिएक्शंस बन जाएगा। इस केस में ये दो इलेक्ट्रॉन्स है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कैंसिल। गौर से देखो यहां पे भी 2H माइनस है और यहां पे भी 2H माइनस है, कैंसिल हो गया। यहां से देखना जिंक हमारे पास क्या है, सॉलिड। हमारे पास जो HgO भी होगा वो सॉलिड। पानी तो पानी है दूसरा, अच्छा पानी तो फिर कैंसिल हो जाएगा। ये वाटर वाटर, अब यहां से हमारे पास ZnO ये भी सॉलिड और हमारे पास Hg ये भी सॉलिड। देखो इस केस में जो ओवरऑल रिएक्शंस हो रहा है क्या कोई भी हमारे पास आयंस फॉर्म हो रहा है, तो जो नेगेटिव वाला टर्म्स है 0.0591 बाय n log Q, Q में हमारे पास सब सॉलिड है तो एक्टिव मास क्या हो गया उसका 1, तो वो हमेशा क्या हो गया 0, वो टर्म्स में है ही नहीं। तो इसीलिए हमारे पास ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। मगर जब ड्राई सेल की बात करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन आयंस का कंटिन्यूअसली चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, मगर यहाँ पे कंसंट्रेशन आयंस का चेंज नहीं होता, जो है वही है कांस्टेंट है, तो वो हमारे पास कुछ चेंजेस नहीं। जितना हमारे पास एनोड में फॉर्म हुआ, जितना और एनोड में OH माइनस कंज्यूम हुआ उतना ही कैथोड में क्या हो गया, फॉर्म हो गया, तो ओवरऑल कुछ नहीं। नेक्स्ट देखना, ये हमारे पास ड्राई सेल से बेहतर होता है और इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है। अगर जाओगे तो ड्राई सेल तुम्हें 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया में मिल जाएगा, मगर इसका जब मरकरी वो टैबलेट वाला बैटरी खरीदने जाओगे तो वो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। शेप और साइज पे आता है। अब यहां से देखें हमारे पास, यहां से समझना, इट प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज, it provide constant voltage and having longer life than dry cell। तो इसको दो चीज के लिए प्रीफर किया जाता है, एक तो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए और इसका लाइफ टाइम जो होता है वो ड्राई सेल से ज्यादा होता है।
नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी समझना है। ये घर में जो आप यूज करते हो वही हमारे पास है लेड स्टोरेज बैटरी। घर में जो इन्वर्टर में लगा हुआ है वो लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें देखना हमारे पास जो एनोड होता है, एनोड होता है वो हमारे पास लेड प्लेट होगा। अगर कोई गए होगे कभी बैटरी का मरम्मत करने के लिए तो उसमें एक साइनी साइनी तुम्हें दिखेगा, बैटरी खुलेगा तो एक व्हाइट कलर का साइनी दिखेगा, वो कुछ नहीं है, वो लेड प्लेट है और वो हाईली पॉइजनस है। तो उसको नॉर्मल अपने चीजों से बिना ग्लव्स के हैंडल नहीं करना चाहिए वरना मर जाओगे, स्लो पॉइजनिंग का असर होगा। दूसरा देखना, एक तुम्हें व्हाइट कलर का साइनी प्लेट दिखेगा, दूसरा दिखेगा एक जाली शेप का, जाली के ऊपर एक पेस्ट लगाएगा और वही होता है हमारे पास कैथोड। जो साइनी दिख रहा है मेटल जैसा वो होगा लीड प्लेट। दूसरा जिसके ऊपर एक जाली दिखेगा तुम्हें उसके ऊपर पेस्ट जो लगाता है वो तुम्हारे पास क्या है कि मेटल का ग्रिड होता है। जनरली आयरन का यूज करते हैं, टीन का यूज करते हैं और उसमें जाली होता है। उस जाली के अंदर हमारे पास PbO2 फील करते हैं, उसका पेस्ट हम चिपकाते हैं। तो ये कैथोड है और ये हमारे पास गॉन जनरली होता है, हाँ मिट्टी जैसा होगा। इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास होगा, पहले तो लिख लो, उस सब का जवाब देंगे। पानी क्यों डालते हैं, एसिड क्यों डालते हैं, सब का जवाब देंगे। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 30% बाय मास, 30% बाय मास हम लोग भरते हैं H2SO4। इसका जो डेंसिटी होता है 1.3 ग्राम पर ml आएगा। यहां पे हमारे पास एनोड, एनोड पे जो रिएक्शंस होगा वो होता है Pb, ये जाएगा हमारे पास Pb2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है। दूसरा हमारे पास कैथोड, कैथोड में हमारे पास जो रिएक्शंस होगा वो होता है हमारे पास PbO2, ये चेंज होगा हमारे पास Pb2 प्लस में। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, कैथोड PbO2, हाँ ठीक है, 4 से 2 जाएगा। और यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे, अच्छा इसको बेहतर ढंग से लिखते हैं, हमारे पास Pb सॉलिड से चेंज होगा हमारे पास, ठीक है, Pb सॉलिड हमारे पास चेंज होता है Pb2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Pb हमारे पास, और यहां से Pb2 प्लस और SO4 2 माइनस बनाएगा हमारे पास PbSO4 सॉलिड। एनोड हो गया हमारे पास, कैथोड PbO2 ये चेंज होगा Pb2 प्लस में, और हमारे पास PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H प्लस, ये हमारे पास चेंज होगा Pb2 प्लस और 2H2O में। और यहां से जो Pb2 प्लस बनेगा वो हमारे पास SO4 2 माइनस, ये डालेंगे PbSO4, ये हमारे पास बनेगा सॉलिड। देखो हमारे पास एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। Pb 0 था, यहां पे 0 से +2 में जगह ऑक्सीडेशन हो गया। ये जो Pb2 प्लस है बैटरी में सुनो एसिड होता है, मतलब कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। Pb2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करके PbSO4 बनाएगा। दूसरा समझना, कैथोड पे रिडक्शन होगा, यहां पे ऑक्सीजन पे 2 माइनस,
तो 2 दूना 4 माइनस, तो Pb पे कितना है हमारे पास 4 प्लस। तो 4 प्लस मतलब ये क्या, 4 प्लस मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा, तो ये किस में चेंज होगा Pb2 प्लस में। अब देखो यहां से हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और एसिडिक मीडियम, यहां पे हमारे पास सल्फेट कंज्यूम हुआ, SO4 यहां पे कंज्यूम हुआ ना, यहां पे हमारे पास क्या हुआ H प्लस कंज्यूम होगा, और यहां से हमारे पास बनेगा Pb2 प्लस और वाटर। वाटर जो अब हमारे Pb2 प्लस बना, फिर से Pb2 प्लस बना, सल्फेट है, Pb2 प्लस सल्फेट लेगा और ये PbSO4 फॉर्म करेगा। तो अगर हम इसमें ओवरऑल रिएक्शंस की बात करें कि ओवरऑल हमारे पास एनोड पे क्या रिएक्शंस होगा वो देखना, ये हमारे पास क्या बन गया Pb2 प्लस क्या हो गया कैंसिल। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं Pb हमारे पास SO4 2 माइनस, ये चेंज होगा हमारे पास कितने में PbSO4, और यहां पे और क्या जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा देखना, एक्चुअली में ये ऊपर वाला रिएक्शन इरेज करके ये अगर ना भी लिखो तो ये यहां से कर सकते हो। अब यहां से देखो हमारे पास क्या कैंसिल होगा Pb2 प्लस, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास PbO2 प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हमारे पास, या तो इसको H2SO4 लिख लो या तो फिर कर लिख लो इसको, हमारे पास H2H प्लस हमारे पास SO4 2 माइनस, ये हमारे पास चेंज होगा कितना H2O में, और हमारे पास PbSO4 सॉलिड में। अब गौर से देखना, इस केस में जब आपसे अब अगर नॉर्मली हम पूछे H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2 होगा, क्योंकि 2H प्लस देगा। एसिड का हमारे पास वैलेंसी फैक्टर क्या होता था, जितना H प्लस दे। अगर गलती से H2SO4 एक ही H प्लस दे तो उसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। यहां से देखना, इस रिएक्शंस में सल्फेट कितना है 1, इस रिएक्शन में सल्फेट 1, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया 2 सल्फेट कितना कंज्यूम कर रहा है 2H प्लस, मतलब 2 सल्फेट सिर्फ एक ही H प्लस दे रहा होगा। बात समझाएंगे फिर से। अब यहां से ये हमारे पास एनोड और कैथोड का हो गया। अब हम यहां से रिएक्शंस को अगर ऐड कर दें, रिएक्शंस को ऐड कर देंगे तो सेल का रिएक्शन बन जाएगा हमारे पास। अब यहां से देखना हमारे पास सेल पे क्या रिएक्शंस होगा, सेल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो अब हमारे पास देखो एक ही टर्म्स है हमारे पास PbSO4 और PbSO4, वो दोनों में ही हमारे पास क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फेट हमारे पास दोनों में साइड कंज्यूम हो रहा है, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ नहीं कैंसिल होगा। यहां देखो हमारे पास क्या आ जाएगा Pb प्लस हमारे पास SO4 यहां पे 1 और यहां पे SO4 2, तो ये ऐसा लिख सकते हैं 2SO4 2 माइनस, प्लस यहां पे क्या है हमारे पास PbO2 प्लस हमारे पास 2H प्लस, ये क्या बनाएगा हमारे पास PbSO4, ये यहां पे 1 है और यहां पे 1, कितना हो गया 2। दूसरा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ H2O। अब यहां से देखना, क्या हम इस रिएक्शंस को अगर लिखना चाहेंगे, ये हमारे पास 2H प्लस और यहां पे अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा Pb प्लस हमारे पास 2H प्लस अगर कंज्यूम करेगा तो ये क्या बनेगा HSO4 माइनस बनेगा, और हमारे पास क्या बनेगा PbO2, ये हमारे पास आगे जाएगा, ये बनेगा PbSO4 प्लस 2H2O। अगर इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो यहां पे क्या होता है, एक्चुअली में ये HSO4 मतलब एक ही H प्लस दे रहा है। ये आयनिक इक्वेशन अगर हम लिख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक ही H प्लस दे रहा होगा। तो अगर आपको पूछा जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर, बैलेंस नहीं है। अगर हमारे पास बैलेंस लिखना चाहोगे तो फिर नंबर्स कुछ और आएंगे। अगर हमारे पास यहां से सिर्फ ये बात कर रहे हैं, अगर न्यूट्रल करना चाहोगे तो H2SO4 पूरा आ जाएगा। तो अगर हमारे पास न्यूट्रल करेंगे तब हमारे पास आएगा। बस यहां पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि HSO4 जो H2SO4 होगा, ये अगर हमारे पास HSO4 माइनस में है, मतलब सीधा सिंपली क्या होगा, एक ही H प्लस दे रहा होगा।
तो जब आपको ये पूछा जाएगा कि लेड स्टोरेज बैटरी में आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो सबसे पहला ऑप्शन 2 लिखा रहेगा, मत कीजिएगा, 1 कीजिएगा। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर जो होता है हमारे पास H2SO4 का वो होता है 1। क्यों? क्योंकि एक ही H+ देता है। अच्छा, ये जो रिएक्शंस है वो डिस्चार्जिंग का है। अगर इसी रिएक्शंस को हम इधर बैकवर्ड कर देंगे तो चार्जिंग का, तो जब चार्ज करोगे तो यही वापस चला जाएगा। ये हमारे पास किसका है? डिस्चार्ज का। और ये हमारे पास लिख लीजिए, हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।